सुप्रभात दोस्तों, मैं भावना 10वीं क्लास से। आज का मेरा पाठ है सना सना हाथ जोड़ी। यह पाठ मधु कांकरिया द्वारा लिखित है, जिसमें लेखिका ने सिक्किम की राजधानी गंगटोक और उसके आगे हिमालय की यात्रा का वर्णन किया है, जो शहर की भागम भरी जिंदगी से दूर। लेखिका गंगटोक को मेहनती बादशाहों का शहर बताती है, क्योंकि वहाँ सभी लोग बड़े ही मेहनती हैं। वहाँ तारों भरा आसमान में लेखिका को सम्मोहित महसूस होता है, जिसमें वह खो जाती है। वह नेपाली युवती द्वारा बताई गई प्रार्थना मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो को गाती है। अगले दिन मौसम साफ न होने के कारण लेखिका कंचनजंगा की चोटी तो नहीं देख सकी, परंतु ढेरों खिले फूल देख के खुश हो जाती है। वह उसी दिन गंगटोक से 149 किलोमीटर की दूरी युमथांग अपने सहयात्री मणि और गाइड नार्गे के साथ रवाना हो जाती है। गंगटोक से युमथांग निकलते हुए एक कतार में लगी सफ़ेद बोरी पताकाएं दिखाई देती हैं, जो ध्वज की तरह फहरा रही थी। ये शांति और अहिंसा का प्रतीक है। उन पताकाओं में मंत्र लिखे हुए थे। लेखिका के गाइड ने उसे बताया, जब किसी बोधि भिक्षु की मृत्यु हो जाती है, उसकी आत्मा को शांति देने के लिए किसी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएं फहरा दी जाती है। इन्हें उतारा नहीं जाता, ये खुद ही नष्ट हो जाती है। कई बार शुभ कार्य पर भी रंगीन पताकाएं फहरा दी जाती है। जितेन ने बताया कि यहाँ कवि लोग स्टॉक नामक स्थान पर गाइड फिल्म की शूटिंग भी हुई थी। आगे चलकर मधु जी को एक कुटिया में के भीतर घूमता चक्र दिखाई दिया, जिसमें धर्म चक्र या प्रेय व्हील कहा जाता है। नार्गे ने बताया, इसे घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। जैसे जैसे वो ऊंचाई की ओर बढ़ने लगे, वैसे वैसे बाजार, लोग, बस्तियां आंखों से ओझल होने लगी। घाटियों में देखने पर सब कुछ धुंधला दिखाई देने लगा। उन्हें हिमालय पल पल परिवर्तित होता महसूस होने लगा। वह विशाल लगने लगा। सेवन सिस्टर वाटरफॉल पर जीप रुकती है। सभी लोग वहाँ की सुंदरता को कैमरे में कैद कर लेना चाहते हैं। झरने का पानी लेखिका को ऐसा लग रहा था वैसे वहाँ उसके अंदर से सारी बुराइयाँ, दूषित भावनाएं निकाल कर बहा ले जा रही हैं। रास्ते में प्राकृतिक दृश्य पल पल अपने रंग ऐसे बदल रहा था जैसे कोई जादू की छड़ी घुमा रहा हो। सब कुछ बदल रहा था। थोड़ी देर में जीप थिंक ग्रीन लिखे शब्द के पास रुकी। वहाँ सब कुछ साथ सामान्य था। लगातार बहते झरने, नीचे पूरे वेग से बहती तीस्ता नदी, सामने धुंध थी, ऊपर आसमान में बादल थे। धीरे धीरे हवा चल रही थी, जो आसपास के वातावरण में खिले फूलों की हंसी को चारों ओर बिखेर रहे थे। कुछ औरतों की पीठ पर बंधी टोकरियों में बच्चे थे। इतने सुंदर वातावरण में भूख, गरीब और मौत नियमित दृश्य ने लेखिका को सहम दिया। एक कर्मचारी ने बताया कि यह पहाड़ें रास्ते को चौड़ा बना रही हैं। कई बार काम करते समय किसी न किसी व्यक्ति की मौत भी हो जाती है, क्योंकि जब पहाड़ों को डायनामाइट से उड़ा दिया जाता है तो इनके टुकड़े इधर उधर गिरते हैं। यदि उस समय सावधानी न बरती जाए तो जानलेवा हादसा घट सकता है। लेखिका को लगता है सब जगह आम जीवन की कहानी एक सी है। आगे चलने पर रास्ते पर पहाड़ी स्कूली बच्चे मिले,
जितेन बताता है कि ये बच्चे 3-3.5 किलोमीटर की पहाड़ी चढ़कर स्कूल जाते हैं। ये बच्चे स्कूल से लौटकर अपनी माँ के साथ काम भी करवाते हैं। वहाँ का जीवन बहुत कठोर है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जा रही थी वैसे वैसे खतरा भी बढ़ता जा रहा था। रास्ता तंग हो रहा था। सरकार की गाड़ी धीरे चलाने की चेतावनी के बोर्ड लगे थे। शाम के समय जीप चाय बागानों से गुजर रही थी। बागानों में कुछ युवतियां सिक्किम परिधान पहनकर चाय की पत्तियां तोड़ रही थी। चाय और इंद्रधनुषी रंगा छट्टा बिखेर रहा था। युमथांग पहुंचने से पहले वह लोग लायुंग रुके। लायुंग में लकड़ी के छोटे छोटे घर थे। लेखिका सफ़र की थकान उतारने के लिए तिस्ता नदी के किनारे बैठ गई। रात होने पर अन्य साथियों ने नाच गाना शुरू कर दिया। लेखिका की सहयात्री मणि बहुत ही सुंदर नृत्य कर रही थी। लायुंग में अधिकतर लोगों की जीवा पर साधारण पहाड़ी आलू धान की खेती होती है। लेखिका को वहाँ बर्फ देखने की इच्छा हुई परंतु वहाँ बर्फ नहीं थी। एक स्थानीय युवका ने उससे प्रदूषण के कारण यहाँ स्नोफॉल कम हो गई है। कटाव में बर्फ देखने को मिल सकती हैं। कटाव को भारत का स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है। मनी जिसने स्विट्ज़रलैंड घूमा था ने कहा कि यह स्विट्ज़रलैंड से भी सुंदर है। कटाव को अभी तक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बनाया गया था इसीलिए वहाँ प्राकृतिक स्वरूप में था। लायुंग से कटाव का सफ़र 2 घंटे का था। कटाव के रास्ते बड़े ही खतरनाक थे। जितेन अंदाज से गाड़ी चला रहे थे। चारों ओर बर्फ से भरे पहाड़ थे। कटाव पहुंचते ही हल्की हल्की बर्फ पड़ने लगी। सभी सहयात्री वहां वातावरण की फोटो खींचने लगे। लेखिका वहां के वातावरण को अपनी सांसों के अंदर बसा लेना चाहती थी। उसे लग रहा था कि यहाँ के वातावरण ने ऋषि मुनियों को वेद की रचना करने पर की प्रेरणा दी होगी। ऐसे असीम सौंदर्य में यदि कोई अपराधी भी देख ले तो वह भी आध्यात्मिक हो जाए। मनी कहती है कि प्रकृति अपने ढंग से सर्दियों में हमारे लिए पानी इकट्ठा करती है और गर्मियों में बर्फ शिलाओं को पिघलाकर जलधारा बनाकर हम लोगों की प्यास बुझाती है। प्रकृति यह जल संचार अद्भुत है। इस प्रकार नदियों और हिम शिखरों का हम पर ऋण है। थोड़ा आगे जाने पर फौजी छावनियां दिखाई देने लगी। चूँकि वह बॉर्डर एरिया था और थोड़ी आगे दूरी पर चीन की सीमा थी। लेखिका को फौजियों को देखकर उदासी होने लगी। वैशाख महीने में भी बहुत ठंड थी पर वे लोग पो और माघ की ठंड किस तरह रहते होंगे। वहाँ जाने से रास्ते भी बहुत खतरनाक थे। कटाव से युमथांग की ओर जाते हुए प्रीतु और रेडाडो के फूल घाटियाँ भी दिखी। युमथांग कटाव जैसा सुंदर नहीं था। जितेन ने रास्ते में बताया कि यहाँ
बंदर का मांस भी खाया जाता है। बंदर के मांस से कैंसर नहीं होता। युमथांग वापस आने से सब कुछ फीका फीका लग रहा था। पहले सिक्किम स्वतंत्र राज्य था, अब वह भारत में का एक हिस्सा बन चुका है। इस तरह वहाँ के लोग बड़े ही प्रसन्न और खुश हैं। मनी ने बताया कि पहाड़ी कुत्ते केवल चांदनी रात में भौंकते हैं। लेखिका यह सुनकर हैरान हो गई। वह कहती है कि पहाड़ी कुत्तों पर भी जलभाटाओं की तरह पूर्णमासी के चांद का प्रभाव पड़ता है। गुरु नानक के पद चिन्हों वाली एक ऐसी पत्थर दिखाया जहाँ कभी उनके थाली से चावल छिटक कर बाहर गिर गया हो। खेदुम नामक एक किलोमीटर दूर ऐसा क्षेत्र दिखाया जहाँ देवी देवताओं का निवास हो। नारगिन ने पहाड़ों नदियों झरनों और वादियों के प्रति पूजन भाव की जानकारी दी। भारतीय आर्मी कैप्टन शेखर दत्ता के सुझाव पर गैंगटॉक को पर्यटक स्थल बनाया गया और नए रास्तों की खोज करने का भी सुझाव दिया। इस तरह लेखिका की यात्रा समाप्त होती है। थैंक यू।